हेलो दोस्तों, प्रखर लॉ क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। इसके पहले की क्लास में मैंने आपको कन्फेशन का एक लेक्चर बता दिया था। तो आज क्या क्या कन्फेशन में पढ़ाना पहले वो बता दें, फिर कन्फेशन शुरू करते हैं। ठीक है, तो आइए पहले कन्फेशन देख लेते हैं कितना कैसे है। तो दो पार्ट में देखेंगे इसको। इंडियन एविडेंस एक्ट सॉरी ठीक एविडेंस एक्ट और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो एविडेंस एक्ट में क्या क्या चीज़ें पढ़ाई थी वो पहले मैं बता देता हूँ। देखो, 24 और 28 इसके पहले लेक्चर में आप लोगों का हो गया था। 25, 26 और 27 ये आज के लेक्चर में, 29 और 30 ये आज के लेक्चर में पढ़ाना है। तो कभी भी आप कन्फेशन पढ़ो तो दो सेक्शन 24 28 साथ में पढ़ो, 25 26 27 इस साथ में पढ़ो, 29 और 30 साथ में पढ़ो। अब बीएसए में इसी चीज़ को देखो परिवर्तित किया है बहुत खतरनाक तरीके से, और इसको देखना पड़ेगा सही से कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो दो चीज़ें तुम्हारी 24 और 28 में दी गई थी, वो सेक्शन 22 में। 24 वाला जो दिया गया था वो सेक्शन 22 में, और जो सेक्शन इसमें 28 में दिया गया था वो सेक्शन 22 के परंतुक में दिया है, परंतुक फर्स्ट में दिया है। ठीक, ये बीएसए में हो गया जो नया वाला 2023 में आया है। अब देखो 25 वाला किसमें, सेक्शन 23 के सब क्लास 1 में चला गया है। 23 के सब क्लास 1 में और 23 के सब क्लास 2 में 26 चला गया। देखो, इस सबको साथ में रख दिया है, इसी वजह से मैंने ये बता दिया 25 26 27 को साथ में पढ़ना चाहिए। और जो परंतुक है 23 का, उसके अंतर्गत 28 को रख दिया गया है। तो 22 हो गया एक सेक्शन 23 हो गया। 22 में आप 24 और 28 पढ़ लोगे, और 23 में 25 26 27 पढ़ लोगे सेक्शन। और फिर इसी का 23 का ही परंतुक 2 है, 23 का परंतुक सेकेंड जो है उसमें आप सेक्शन 29 पढ़ोगे, और जो सेक्शन 30 है, सेक्शन 30 में 24 पढ़ोगे। तो इतनी चीज़ें हो गई। अब आइए हम शुरू करते हैं कि हमको क्या पढ़ना है। तो ये हो गया आपका। अब बेयर एक्ट से क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी, इसको ऐसे साइड में लगा। इसमें ज़्यादा चीज़ें दी नहीं है, जो जो चीज़ें दी हैं वो मैं बताता चलूँगा। ठीक है, आओ। तो अब आप आ जाओ सेक्शन 25, 24, 28 पहले के लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था। अब आप आ जाओ 25। तो इसको 25 जब पढ़ोगे तो रेड विथ किसके साथ पढ़ लोगे, सेक्शन 23 के सब क्लास 1। कौन सा है ये, BSA। तो सबसे पहले हम इसकी क्या बेयर एक्ट कह रहा है वो हम पढ़ लेते हैं। क्या कहता है, कहता है पुलिस ऑफिसर से की गई संस्वीकृति का साबित ना किया जाना। किसी पुलिस ऑफिसर से की गई संस्वीकृति किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं की जा सकती। तो अब आप सबसे पहले ये समझो कि पुलिस ऑफिसर कौन है। पुलिस ऑफिसर कौन है, तो पहले एक चीज़ और है, इसको पुलिस ऑफिसर पढ़ने से पहले एक चीज़ और पढ़ लिया जाए कि जो 24 में हमने पढ़ा था ना, उत्प्रेरणा धमकी और वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति सुसंगत नहीं है, और इसका आधार यह है कि यह स्वतंत्र तथा स्वैच्छिक नहीं माना जाता है। ये पढ़े थे ना। तो उसी के आधार पे ये 25 को बनाया। इसी प्रकार 25 में भी एक प्रकार बता दिया। 24 में जो एक प्रकार बताया गया था, उत्प्रेरणा धमकी और वचन, तो वो एक प्रकार हुआ, वहां भी सुसंगत नहीं थी संस्वीकृति। फिर उसका एक प्रकार 25 में, इसी वजह से 24 को 25 के ऐसे कोरिलेट करके याद किया। वहां उत्प्रेरणा धमकी और वचन द्वारा अगर संस्वीकृति कराई जाती तो सुसंगत नहीं होती है। और 25 में ये बताया गया है कि पुलिस अधिकारी द्वारा कराई गई संस्वीकृति सुसंगत नहीं होती। तो 24 में भी सुसंगत नहीं होती है, 25 में भी सुसंगत नहीं होती है।
तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई। तो ये भी एक प्रकार हो गया कि कब स्वीकृतियां सुसंगत नहीं होती, तो 24 में बताई गई, 25 में बताई गई, 26 में बताई गई हैं। तो ये सब चीजें अभी धीरे धीरे आगे आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अब आप आ जाओ पुलिस ऑफिसर, कि पुलिस ऑफिसर क्या है। नया पेज खोल लेते हैं, पुलिस ऑफिसर समझो। पुलिस ऑफिसर, अब पुलिस ऑफिसर में क्या क्या चीजें हैं, तो इसमें क्या क्या आएंगे, पुलिस फोर्स का सदस्य आ जाएगा, पुलिस फोर्स का सदस्य, पुलिस फोर्स का कोई भी सदस्य होगा वो पुलिस के अंतर्गत आ जाएगा। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज कही थी कि उसमें एक चीज और इसमें जो जोड़ लेना, पुलिस ऑफिसर के सारे सदस्य तो हो जाएंगे, तो पुलिस की शक्तियां जिन व्यक्तियों को दी गई हैं वो भी इसके अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने क्या चीज जोड़ा, प्लस सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज और जोड़ दिया कि जिसको पुलिस की शक्तियां दी गई हैं, पुलिस की शक्तियां दी गई हैं, वो भी रिलेवेंट हो जाएंगे सेक्शन 25 में। अगर इनसे भी, अगर जैसे एक व्यक्ति है वो पुलिस है, चलो उससे भी की गई कन्फेशन रिलेवेंट नहीं होगा। और अगर पुलिस की पावर किसी को क्या डेलीगेट की गई है, किसी को प्रत्यायोजित की गई है, किसी को ट्रांसफर की गई है, तो उससे किया गया कन्फेशन भी रिलेवेंट नहीं होगा। ये कौन सा सेक्शन कहता है, सेक्शन 25 कहता है। अब इसमें कुछ केसेस आए हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूं, जिससे आपको और सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। राजा राम जायसवाल वर्सेज बिहार राज्य, ठीक। ये कब का केस है, 1964 का है। इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया एक्साइज इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर ये भी क्या बोलते हैं, पुलिस माने गए हैं, ठीक है। इतनी चीजें आपको आई होप समझ में आ गई। तो पुलिस फोर्स का सदस्य हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को जिसको शक्तियां दी गई वो भी हो गया, एक्साइज इंस्पेक्टर भी हो गया, और सब इंस्पेक्टर भी हो गया जो होता है। ये किस में बताया गया, राजा राम जायसवाल और इसमें। और लेकिन एक चीज और है, कस्टम ऑफिसर जो होते हैं, नया पेज खोल लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कस्टम ऑफिसर होते हैं, कस्टम्स ऑफिसर, इनको नहीं शामिल किया गया है, इनको नहीं शामिल किया गया पुलिस की, क्योंकि इनको पुलिस की शक्तियां नहीं प्रदान है। तो इनके द्वारा अगर कोई कन्फेशन कराया गया होता है, और प्लस इसमें आरपीएफ भी जोड़ लेना, आरपीएफ जो रेलवे पुलिस फोर्स होती है, इनके द्वारा भी अगर कोई कन्फेशन कराया गया था तो मान्य होता है। लेकिन इसके पहले जिन जिन अधिकारियों को बताया गया उनके द्वारा अगर कोई कन्फेशन कराया गया हो तो वो मान्य नहीं होगा, वो ग्राह्य नहीं होगा। ये कौन सा केस है, बालकृष्ण, सॉरी रुको, इसको फिर से आ जाओ इसमें। अब पहले केस देख लो, बालकृष्ण वर्सेज महाराष्ट्र राज्य, महाराष्ट्र, ठीक है, 1951 सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें क्या किया, इसमें क्या कहा गया है कि इसमें कस्टम ऑफिसर नहीं आएंगे पुलिस में। कौन, कस्टम्स ऑफिसरों को नहीं शामिल किया गया है, प्लस आरपीएफ को नहीं शामिल किया गया है। अब कस्टम, आप सोच रहे होगे कि कस्टम ऑफिसर भी तो पुलिस होता है, लेकिन इनको पुलिस की क्या बोलते हैं, पुलिस की शक्तियां प्रदान नहीं की गई हैं, इसलिए कस्टम अधिकारियों के सामने की गई संस्वीकृति ग्राह्य होगी, साक्ष्य के रूप में उनका प्रयोग किया जा सकता है।
अब एक केस और आ जाओ, इसके बाद एक केस आ जाओ, क्वीन वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये सब महाराष्ट्र, ठीक है। ये 85 का केस है। इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया पुलिस से किया गया क्या बोलते हैं, असंस्वीकृति कथन है, मतलब स्वीकृति नहीं माना जाएगा, सुसंगत असंस्वीकृति कथन सुसंगत होगा, इसके अंतर्गत बताया गया। मतलब स्वीकृति नहीं, कोई ऐसी चीज है जो वो मना कर देता, वो कथन आपका यहाँ पे सुसंगत हो जाएगा। असंस्वीकृति कथन जो करता है उसको पुलिस द्वारा, अगर कोई असंस्वीकृति कथन करता मतलब किसी चीज को अस्वीकार कर देता है, तो वो क्या, वो वैसा कथन क्या हो जाएगा, सुसंगत हो जाएगा। वो नहीं कह सकते हो कि आप कि पुलिस से किया गया था तो वो सुसंगत नहीं है, वो सुसंगत हो जाएगा। तो इतनी चीजें आ गई। अब आप एक केस और आ जाओ, रमेश चंद्र महतो वर्सेज रमेश चंद्र मेहता वर्सेज बंगाल राज्य, ठीक। इस वाद में क्या कहा गया, पुलिस से की गई संस्वीकृति विसंगत होगी, भले ही उस समय संस्वीकृति औपचारिक रूप से अभिव्यक्त ने नहीं की थी। मतलब उसको कोई ये नहीं था कि वो संस्वीकृति कर रहा, उसको पता हो गया औपचारिक रूप से वो जानता था, तब भी उसके वो जो कथन संस्वीकृति के रूप में करता है वो क्या हो जाएगा, विसंगत हो जाएगा। इतनी चीजें हो गई। अब आप आ जाओ 25 में, आपको समझ में आ गया। 25 में सीधे इसके क्वेश्चन में अभी आखिरी में, जब क्लास के आखिरी में मैं क्वेश्चन लेके आया, उस क्वेश्चन से 25 पूरी क्लियर। तो 25 में आप एक चीज ये पकड़िए कि 25 में हमको क्या पढ़ना है, आप पढ़ो 25 में। 25 में सीधे पुलिस ऑफिसर को पकड़ो। 25 पुलिस ऑफिसर, 25 क्या है, पुलिस ऑफिसर, ये इंपॉर्टेंट है। 25 क्या है, पुलिस ऑफिसर से की गई संस्वीकृति, तो ये याद कर लेना। अब आप आ जाओ 26 पे, इसी में होगा, सॉरी 26 पे आ जाओ। 25 आ गया, 26 पे आया जाए। 26 पे आप देख लो क्या है, 26 में क्या है, पुलिस की अभिरक्षा में, यानी कि वो पुलिस ऑफिसर से किया जा रहा है, यहां पे क्या बताया जा रहा है, अभिरक्षा में। तो यही 25 और 26 में अंतर समझो, यही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेगा पुलिस की अभिरक्षा में की गई संस्वीकृति किस धारा, धारा 25, धारा 26, धारा 27 दे देगा, धारा 28 दे देगा। तो आप जब जैसे अभिरक्षा आएगा वैसे 26 कर मार देना, और अगर पुलिस से की गई संस्वीकृति आ जाएगा तो 25 मार देना। ये दोनों अंतर है इसमें। तो अब इसमें पढ़ो, बैरक में क्या कह रहा है, पुलिस की अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति उसके विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी। मतलब अगर पुलिस की अभिरक्षा में है तो वो साबित नहीं की जाएगी। पढ़ो ये आगे, कोई भी संस्वीकृति जो किसी व्यक्ति ने उस समय की हो जब वह पुलिस ऑफिसर की अभिरक्षा में हो, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध ना की जाएगी जब तक कि वह मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ना की गई हो। तो अब इसका एक अपवाद हो गया, मतलब पुलिस अभिरक्षा में है, ये एक अपवाद हो गया। ये खूब क्वेश्चन पूछता कि कौन सी ऐसी स्वीकृति है कि जब व्यक्ति पुलिस की अभिरक्षा में हो और वो कोई संस्वीकृति करता है तो ग्राह्य हो जाता है। इसका एक अपवाद क्या है कि जब वो संस्वीकृति कर रहा हो तो मजिस्ट्रेट वहां उपस्थित हो, तो वो जब संस्वीकृति कर रहा है तो वो सुसंगत हो जाएगी। तो ये इसका एक अपवाद बता देता है। तो याद कर लो, बार बार मैं बता रहा हूं कि पुलिस की अभिरक्षा में सामान्यतः की गई संस्वीकृति सुसंगत नहीं होती, पर एक कंडीशन है, जब मजिस्ट्रेट उपस्थित हो और उसकी उपस्थिति में कोई अभियुक्त संस्वीकृति करता है तो वो सुसंगत हो जाएगा। तो 26 का एक अपवाद हो गया। 26 का ये अपवाद क्या हो गया, जब कोई अभियुक्त पुलिस अभिरक्षा में हो और मजिस्ट्रेट उपस्थित हो और तब वो संस्वीकृति कर रहा है तो उसकी ऐसी संस्वीकृति सुसंगत मानी जाएगी। ये कहां कह रहा है, 26 में ही कह रहा है, 26 का अपवाद है। सामान्यतः इसमें दो चीज बता रहा है 26
26 में दो चीज, नंबर 1 बता रहा है कि पुलिस अभिरक्षा में की गई संस्वीकृति, पुलिस अभिरक्षा में करता है तो इसकी संस्वीकृति सुसंगत नहीं होती। दूसरा, अगर मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट तो ये सुसंगत हो जाएगा। तो आपका क्या हो गया, ये सुसंगत हो जाएगा। तो आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। 26 में ज़्यादा कुछ नहीं है, दो चीज़ें थी, दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब इसमें आगे क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो 25 पूर्ण नियम है, 25 जो पूर्ण नियम है, लेकिन 26 में जो है वो विधि का पूर्ण नियम नहीं है। 26 में एक अपवाद है, जो अपवाद मैंने बता दिया। अब इसमें एक के देखो, अब इसका स्पष्टीकरण भी पढ़ लो। इस धारा में मजिस्ट्रेट के अंतर्गत फोर्ट, जेंस, जज, प्रेसिडेंसी ये सब कोई मायने नहीं रखता। ये देखो यहाँ दिखा, मजिस्ट्रेट टिप्पणी, मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति से तात्पर्य है मजिस्ट्रेट उसी समय उसी कमरे में हो जिस कमरे में अभियुक्त की संस्वीकृति की गई हो। ये किस में कहा गया है, ZL एरियल बनाम मध्य प्रदेश राज्य में। तो इसको जार्विंग ली एरियल कहते हैं, इसको जार्विंग, इस केस को क्या कहते हैं, जार्विंग, इसका नाम क्या है, जार्विंग ली एरियल, इस वाद का नाम है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। इस वाद में कहा गया है कि जब वह अभियुक्त संस्वीकृति कर रहा है तो मजिस्ट्रेट को साक्षात उपस्थिति और तात्काल उपस्थिति और उसी कक्षा में होना चाहिए जिस कक्षा में वो संस्वीकृति कर रहा है। तो ये आपका कौन सा सेक्शन बताता है, सेक्शन 26। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आप आ जाओ 27 में। तो 25 में क्या रिकॉल किया करो दिमाग में, 25 में क्या पढ़ा, पुलिस ऑफिसर से की गई संस्वीकृति ग्राह्य नहीं होती है। और 26 में आपने क्या पढ़ा कि पुलिस अभिरक्षा में की गई संस्वीकृति ग्राह्य नहीं होती, पर इसका एक अपवाद है, अगर मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में संस्वीकृति की जाती है तो वो सुसंगत होगा। अब 27 आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 27, बहुत पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, खूब पीटी का, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको याद कर लेना चाहे जैसे, ठीक है। तो अब इसमें अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितना साबित किया जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, जो 25 और 26 में आपने पढ़ा है, 24, 25, 26 में जो चीजें, ये उसका अपवाद है। तो 24, 25 और 26 का अपवाद कौन सा है, धारा 27 अपवाद है। ये अपवाद है। ये क्या कहता है, कहता है कि अगर उत्प्रेरणा, धमकी या वचन से कोई, जैसे 24 में उत्प्रेरणा, धमकी या वचन से कोई उससे संस्वीकृति कराते हो और वो बता देता कि ये सामान यहाँ पे ये जैसे मैंने हत्या की और ये वेपन मैंने बगीचे में ले जाके छुपा दिया है, और पुलिस जाता वो वेपन प्राप्त कर लेता, तो ये क्या होता, पुष्टिकारक कथन उसका हो जाता है। तो उस मामले में वो ग्राह्य हो जाएगा। कहां से ग्राह्य होगा, धारा 27 में। और अगर वो पुलिस अभिरक्षा में है और फिर वो कोई कथन करता और उसके आधार पर कोई वस्तु बरामद हो जाती है तो भी वो धारा 27 के अंतर्गत उसको सुसंगत, तब वो अभियुक्त 25 का सहारा नहीं लेगा कि सर हम पुलिस अभिरक्षा में थे तो मैंने, मजिस्ट्रेट के सामने आप जाओगे, जैसे मान लो आप मजिस्ट्रेट हो, आपके सामने पुलिस आएगी तो पुलिस क्या कहेगी कि सर इन्होंने कथन किया था, इनके कथन के आधार पर ये वस्तु बरामद की गई, तो उसका वो कथन कि हाँ इस व्यक्ति ने ये वस्तु छुपाई थी, यहां तक के उसके कथन को सुसंगत माना जाएगा। तो ये हो गया। इसी प्रकार 26 में जो चीजें पुलिस, मान लो पुलिस अभिरक्षा में और कोई चीज वो कह रहा है तो उसकी भी कथन यहाँ पे सुसंगत हो जाए। अब पढ़ो, परंतु जब किसी तथ्य के, पढ़िए, परंतु जब किसी तथ्य के बारे में, तथ्य मतलब कोई चीज है के बारे में अभिसाक्ष्य दिया जाता, मतलब अभिसाक्ष्य मतलब बताया जाता है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति, किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से जो पुलिस ऑफिसर की अभिरक्षा में हो तथा प्राप्त जानकारी के परिणाम स्वरूप उसको पता चलता है कि ऐसी जानकारी में से उतने चाहे वह संस्वीकृति की कोर्ट में आते हो या नहीं, जितने तद द्वारा पता चला कि तथ्य से स्पष्टता संबंधित है, साबित किया जा सकेगा। देखो मैंने पहले ही बताया कि क्या कहता है कि उसकी संस्वीकृति की कोर्ट में हो या
ना हो, जितने तद द्वारा पता चले कि तथ्य से स्पष्ट होता है, स्पष्टकारी कथन, मतलब उसके तथ्य से वो चीज स्पष्ट हो जा रही, उससे वो वस्तु प्राप्त हो जा रही, तो वो कहाँ रिलेवेंट हो जाएगा? सेक्शन 27 में रिलेवेंट हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को 27 समझ में आया। 27 में बहुत केसेस हैं, बहुत सी चीजें हैं, वो मैं आखिरी में आपको यहाँ पे कुछ केसेस बता दे रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। पहले ये आगे देख लिया जाए ये क्या कहता है। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है? 27 की अपेक्षा निम्नलिखित है, अभियुक्त से किसी तथ्य का क्या हो, पता चला होना चाहिए, तब 27 लागू होगा। सूचना देने वाले व्यक्ति को क्या, अभियुक्त होना चाहिए, पुलिस अभिरक्षा में होना चाहिए, केवल पता चला भाग साबित किया जा सकता है, शेष नहीं, पता चला तथ्य अपराध से संबंधित होना चाहिए। तो इतनी चीजें होनी चाहिए। तो फिर उसके बाद एक केस आया, अग्नू नागेशिया वर्सेस बिहार राज्य। इसमें अवधारित किया गया कि केवल पता चला तथ्य धारा 27 के अंदर साक्ष्य में ग्राह्य होगा। तो अग्नू नागेशिया का केस क्या कहता है? पहले इतना फैक्ट याद करो, फिर आगे बता दूंगा। केवल पता चला भाग मतलब जिससे पुष्टि होता है, जैसे मान लो मैं अभियुक्त हूं, मैं पुलिस से कहता हूं कि मैंने मर्डर किया है इस व्यक्ति का, और इस व्यक्ति का मर्डर करके मैंने ये वेपन उस बगीचे में छुपा दिया, उस पिस्टल को या चाकू को मैंने बगीचे में छुपा दिया। तो जब पुलिस जाती है मेरे बताए कथन के आधार पर, वो उस बगीचे में जाती है और उस बंदूक या उस चाकू को वो प्राप्त करती है, तो मेरा उतना कथन कि मेरे द्वारा क्या हत्या के हथियार को छुपाया गया, वो मेरी संस्वीकृति में ग्राह्य हो जाएगा। कहां? सेक्शन 27 में। अब इसके बाद आ जाओ देवमन उपाध्याय। देवमन उपाध्याय का केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये खूब पूछता है देवमन उपाध्याय। 50 बार आप जितने भी उठा के पीटी के क्वेश्चन देखेंगे, खूब पूछता है। क्या कहता है? अवधारित किया, धारा 27 के अधीन अभियुक्त की संस्वीकृता के केवल वह भाग ग्राह्य होता है जिससे किसी तथ्य की जानकारी, इसमें भी यही चीज कहा है। इसमें एक संवैधानिक वैधता के आधार पर, जो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, पहले इसमें देख लो। पुल्ली कोटैया का वाद है जिसमें अवधारित किया गया कि धारा 27 केवल वही भाग साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है जो वस्तु से सीधे संबंधित हो। तो ये सब आप छोड़ दो, क्योंकि इसके बारे में मैं और डिटेल में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर यहाँ ही सब समझा दिया। तो आखिरी में मैं सारे केसेस को अभी बता दूंगा आपको, क्योंकि वो उसके साथ मैंने क्वेश्चन को कोरिलेट करके पढ़ाया, तो उससे ये क्या होगा, आपका पीटी का क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा और वो केस भी वहीं तैयार हो जाएगा। तो उस वजह से मैं 2 जगह उसको नहीं पढ़ा रहा हूं, तो उसको यहां से आप कोरिलेट करना जब मैं आगे वहां पे पढ़ाऊंगा आपको। अब आ जाओ सेक्शन 28 मैंने पढ़ा दिया था जब 24 को पढ़ाया था। अब आप आ जाओ इसके साथ 28 मैंने पढ़ा दिया है, 29 आ जाओ। क्या है? इसमें क्या कहता है? अन्यथा सुसंगत संस्वीकृति को क्या रखने के लिए? गुप्त रखने के लिए। तो इसका की पॉइंट क्या हो गया? गुप्त रखने के, क्या होता है? गुप्त रखने के वचन आदि के कारण विसंगत ना होना। मतलब जैसे कोई व्यक्ति क्या कहता है, कहता तुम संस्वीकृति कर लो, मैं इसे किसी से नहीं बताऊंगा। तो इसको पहले आप पढ़ो, यदि ऐसी संस्वीकृति अन्यथा सुसंगत है तो केवल इसलिए, अन्यथा मतलब सुसंगत है, मतलब किसी और में सुसंगत है, तो केवल इसलिए कि वह गुप्त रखने के वचन के अधीन। जैसे वो कहता है कि तुम ये संस्वीकृति बता दो और मैं इस चीज के बात को क्या बोलते हैं, गुप्त रखूंगा, लेकिन क्या हुआ, वो 27 में या कहीं पे उसको सुसंगत बना दिया गया, तो उसको फिर ये नहीं कहेगा कि सर मैंने जो कथन किया था वो गुप्त रखने के वचन से किया था। यदि ऐसी संस्वीकृति अन्यथा सुसंगत है तो केवल इसलिए कि वह गुप्त रखने के वचन के अधीन या उससे प्राप्त प्रयोजनार्थ अभियुक्त से की गई प्रवंचना के परिणाम स्वरूप या उस समय जब वह मत था की गई संस्वीकृति, अथवा इसलिए कि वह ऐसे प्रश्नों को चाहे उसका रूप कैसा क्यों ना रहा हो उत्तर में की गई हो जिसका उत्तर देने के लिए आवश्यक नहीं था, अथवा केवल इसलिए कि उससे यह चेतावनी नहीं दी गई थी कि वह ऐसी संस्वीकृति करने के लिए आबद्ध नहीं था, उसके विरुद्ध साक्ष्य में विसंगत
नहीं होगा। तो 27 बताया गया, अब 29 में भी ये चीजें बताई गई हैं कि कब संस्वीकृति विसंगत नहीं होगी। विसंगत नहीं होगी मतलब सुसंगत कब होगी। तो कौन कौन सी चीजें हैं, देखो सेक्शन 29 को दो चीजों से, ये सबसे पहले सेक्शन 29 पढ़ोगे आप तो ये केवल क्या होता है, डांडिक मामलों में लागू होता है। ये डांडिक मामलों में लागू होता है। मामलों में एक चीज सबसे पहले ये पढ़े, दूसरी चीज ये पढ़ लोगे कि अन्यथा सुसंगत संस्वीकृति निम्नलिखित में से किस आधार पर विसंगत नहीं होगी। तो इसमें कुछ कंडीशन बताई गई हैं कि इन कंडीशनों में अगर संस्वीकृति की जा रही है तो विसंगत नहीं होगी। तो वो कंडीशन कौन कौन से हैं, पहला कंडीशन है यदि क्या कहता है, गोपनीयता के गुप्त रखने के वचन के आधार पर कहता है, गुप्त रखने के। दूसरा क्या कहता है कि ये चीज मैं गुप्त रखूंगा, ये चीज मैं जो संस्वीकृति कर रखते हो ये मैं गुप्त रखूंगा, और वो गुप्त नहीं रखता है, वो बता देता है। मतलब जैसे किसी व्यक्ति से आप रखते हो, कहते हो संस्वीकृति करते हो, वो कहता है कि तुम संस्वीकृति तुम अपनी चीजों को बताओ मुझे, मैं किसी से बताऊंगा नहीं, लेकिन आप जो चीजें बताते हो उसके आधार पे वो ग्राह्य हो जाता है, वो चीजें मिल जाती हैं, तो उसको वो अपने साक्ष्य में प्रयोग कर सकता है। दूसरा क्या होता है, आपको प्रवंचना द्वारा अगर कोई क्या बोलते हैं संस्वीकृति करा ले रहा है तो भी वह सुसंगत होगी। और तीसरा क्या, मत्तता के दौरान, तीसरा क्या है, ये बैरैक्ट से सारी चीजें निकाल लेना, मत्तता के दौरान अगर कोई चीजें कराई जा रही हैं तो वो भी संस्वीकृति ग्राह्य होगी। और चौथा क्या चीज निकालोगे, प्रश्नों के उत्तर में, अगर कोई प्रश्नों के उत्तर में कोई चीज आपने की गई हो, प्रश्नों के उत्तर में अगर कोई चीज आपसे कहा गया हो कि आपसे कोई प्रश्न पूछा गया और उसके उत्तर में कोई चीज आपने कह दिया, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि नहीं उसने मुझसे प्रश्न पूछा था मैंने संस्वीकृति नहीं किया, तो वो भी ग्राह्य हो जाएगा। नंबर 4 हो गया। नंबर 5 क्या हो जाता है कि संस्वीकृति आपने कर लिया। नंबर 5 चेतावनी, अभी इसको अगली धारा में पढ़ाऊंगा। चेतावनी, अगर ये आप नहीं कहते कि मुझे ये नहीं पता था कि ये संस्वीकृति जो मैं कथन कर रहा हूं वो साक्ष्य में ग्राह्य होगा, इस आधार पर इसे सुसंगत नहीं माना जाए, तो भी अगर वो साक्ष्य उस चीज के तुम आपके बताए कथनों से कोई चीजें प्राप्त हो जा रही हैं तो वो सुसंगत मान लिया जाएगा। तो कितनी चीजें हैं, 5 चीजें 29 में हो गई। इतनी चीजें समझ में, गुप्त रखने के वचन से की गई हो, प्रवंचना द्वारा की गई हो, मत्तता की अवस्था में की गई हो, प्रश्नों के उत्तर में अगर कोई संस्वीकृति की गई हो, चेतावनी नहीं दी गई हो तब संस्वीकृति कोई गई है, इन कंडीशनों में संस्वीकृति विसंगत नहीं होगी। इतनी चीजें आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। देखो अब एक चीज आपको मैंने नहीं समझाया था, वो मुझसे छूट गई थी। अन्यथा, जो अन्यथा सुसंगत है वो मैं जान रहा हूं आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, तो मैं छूट गया था हमसे। अन्यथा सुसंगत क्या चीज है, सुसंगत स्वीकृति, अन्यथा सुसंगत स्वीकृति मतलब क्या होता है, ऐसी संस्वीकृति जो क्या हो, स्वैच्छिक हो। स्वैच्छिक हो मतलब अपने मन से की गई हो, स्वैच्छिक हो, जो इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया स्वैच्छिक क्या है, ठीक है। और उसको क्या है कि वह सत्य एवं क्या होना चाहिए, विश्वसनीय हो। तो उसे क्या कहते हैं, अन्यथा, यानी कि कोई ऐसा कथन जो सत्य हो, स्वैच्छिक हो, सत्य और विश्वसनीय हो, लेकिन वो अगर गुप्त रखने के कंडीशन में, प्रवंचना के कंडीशन में, मत्तता के कंडीशन में, या प्रश्नों के उत्तर में, या चेतावनी दिए बिना कराई जा रही है, तो वो ये नहीं लेगा कि वो विसंगत हो, क्योंकि उससे क्या होता है, उससे स्वैच्छिकता पता चलती है और सत्यता एवं विश्वास होता है उस संस्वीकृति से, तो उसको सुसंगत बनाया जा सकता है। ये कौन सी धारा कहती है, सेक्शन 29 कहता है आपका। अब आप आ जाओ सेक्शन 29 हो गया आपका, सेक्शन 29 हो गया। सेक्शन 30 पे आप लोग आ जाओ, सेक्शन 30 पे आ जाओ। सेक्शन 30 क्या कहता है
देखो सेक्शन 30 कहता है साबित संस्वीकृति को जो उसे करने वाले व्यक्ति तथा एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करना, विचार में लेना। अब ये कैसी संस्वीकृति है? जब क्या हो रहा है, कई अभियुक्त हैं, वो एक ही अपराध के लिए उनका विचारण हो रहा है, उनके में से कोई एक व्यक्ति संस्वीकृति कर रहा है, तो क्या होगा, उसका कंडीशन क्या होगा, ग्राह्य होगा, क्या होगा, उसके बारे में सेक्शन 30 में बताया गया। तो यहाँ क्या पकड़ोगे आप? संयुक्त रूप से विचारित व्यक्तियों द्वारा की गई संस्वीकृति। क्या चीज पकड़ोगे? इसके पहले क्या था? गुप्त रखने के वचन से की गई हो, तो वो कहाँ हो जाएगा? सेक्शन 29 में। और अगर संयुक्त रूप से विचारित व्यक्तियों द्वारा संस्वीकृति की जा रही है तो वो कहाँ हो जाएगा? सेक्शन 30 में हो जाएगा। तो पढ़ो, जबकि एक से अधिक व्यक्ति एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित हैं, यानी कि अपराध एक है और व्यक्ति कई हैं जिनका विचारण क्या हो रहा है? साथ में चल रहा है। किसी एक द्वारा अपने को और ऐसे व्यक्तियों में से किसी अन्य को प्रभावित करने वाली संस्वीकृति को क्या किया जा सकता है? साबित किया जा सकता है। तब न्यायालय ऐसी संस्वीकृति को ऐसे अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध तथा ऐसी संस्वीकृति करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विचार में ले सकता है। तो यानी कि एक व्यक्ति कई अपराधी हैं, कई अभियुक्त हैं, उनमें से एक अभियुक्त संस्वीकृति कर ले रहा है, तो अन्यों के विरुद्ध न्यायालय चाहे तो उनके विरुद्ध विचार में ले सकता है। अब इसमें इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका इलस्ट्रेशन समझ गए? इसका इलस्ट्रेशन मैंने पढ़ाया है, लेकिन वो मैंने आखिरी की, अभी इसके बाद मैं क्वेश्चन पूरा लेके आया हूँ, उसमें मैंने इसका इलस्ट्रेशन बता दिया हूँ अच्छे से। ये दोनों इलस्ट्रेशन खूब पूछता है, पीटी का बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों इलस्ट्रेशन खूब पूछता है। तो चाहो तो यहीं पे पढ़ा दूँ, नहीं तो मैं वहाँ पे पढ़ा दूँ। तो चलो यहीं पे 29 में, अभी पहले 29 को चीजें देख लेते हैं, तब इलस्ट्रेशन अभी आखिरी में करते हैं। क्या होता है? जहां एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित व्यक्तियों के लिए, तो क्या होना चाहिए? अपराध। क्या होना चाहिए? अपराध। और क्या होना चाहिए? एक ही अपराध, एक ही हो। क्या होना चाहिए? संयुक्त रूप से विचारित होना चाहिए, संयुक्तता विचारित होना चाहिए। ये लिख नहीं जाता भाई मुझसे, तो उसके लिए व्यक्तियों में से एक व्यक्ति द्वारा स्वयं को विचारित किसी अन्य व्यक्ति को प्रभावित करने वाले संस्वीकृति करता है। मतलब क्या करता है? वो उनमें से एक व्यक्ति, इनमें से जो संयुक्त विचारित है, इनमें से एक व्यक्ति क्या करता है? संस्वीकृति करता है, तो वो अन्यों के खिलाफ भी विचार में लिया जा सकता है। और अपराध में क्या क्या शामिल है? अपराध में दुष्प्रेरण भी और प्रयत्न भी शामिल है। ये कौन सा सेक्शन? 30 बताता है। देखो, अब इसका एक चीज और जान लो। इसका क्या है? 30 को विचार में लेने का प्रावधान तो करती है, किंतु इसका एक चीज, इसका साक्षिक मूल्य क्या होगा? आपको ये तो समझ में कि यार मान लो वो कर रहा, हो सकता है मान लो जैसे साहब उसको कह रहा सरकारी गवाह, तो वो अपना बचने के चक्कर में उनके खिलाफ गवाही, इसके संबंध में ये बेयरैक्ट मौन है, कोई चीजें नहीं बात करता, मौन है कि इसका साक्षिक मूल्य क्या होगा। इसके मामले में क्या है? मौन है साक्षिक मूल्य के मामले में, साक्षिक मूल्य के मामले में कि उसकी वैल्यू क्या होगी। ये क्या है? मौन है कि भाई जो संस्वीकृति वो कर रहा है उसकी वैल्यू क्या है। इनमें क्या है? संदेह नहीं है कि धारा, मतलब संदेह नहीं करता है कि संदेह करता है, लेकिन भाई एक मन में तो होता है कि ये अपने को बचाने के लिए दूसरे के लिए संस्वीकृति कर रहा है। तो ये साक्षिक मूल्य पे थोड़ा धक्का देती। तो इसको क्या होना चाहिए? अगर आप न्यायालय में बैठे हो, कोई संस्वीकृति कर रहा, तो उसके आधार पे उसको पुष्टि कर लो, न्यायालय के विवेक पे आधारित, तो वो चाहे ले चाहे तो ना ले। तो अब आप आ जाओ, इसके बाद मैं आपको वो घटना चक्र से जितने क्वेश्चन आए हैं वो मैं क्वेश्चन सारे कराए दे रहा हूं आपको, कि जो जो क्वेश्चन आपको करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं वो मैं क्वेश्चन आपको करा दूंगा। तो इससे आपके पूरे सेक्शन क्लियर हो जाएंगे कि कहाँ से क्या चीज़ें आई हैं।
तो अब आप आ जाओ सेक्शन क्वेश्चन 109 है घटना चक्र का, 2023 वाली घटना चक्र, उसका 109 है, खोल लेना घटना चक्र, क्योंकि इसके साथ क्वेश्चन पीटी का एग्जाम होने वाला है, एपीओ का भी होने वाला है, जे का भी होने वाला। तो मैंने सोचा आपको, आप इतनी देर आधा एक घंटा मुझे देते तो उससे आपको कुछ नहीं तो 15-20 क्वेश्चन रोज आपका तैयार हो जाए। जितना इस धाराओं से जितनी क्वेश्चन आते हैं वो मैं सारे क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूं। अब आप आ जाओ सेक्शन कितने से 109 में 24 वाला मैंने करा दिया था, नहीं कराया था तो मैं फिर से करा दे रहा हूं 24 का भी। डांडिक कार्रवाई में संस्वीकृति विसंगत है। कब विसंगत है, कब मान्य नहीं है? जब वह उत्प्रेरणा द्वारा, जब वह धमकी द्वारा, जब वह वचन द्वारा। तो ये कौन सा सेक्शन कहता है? तो सेक्शन 24 कहता है। सेक्शन 24 याद करो, उसमें क्या कहता है? धमकी, उत्प्रेरणा द्वारा, धमकी द्वारा और किसका? वचन द्वारा। तो ऐसी संस्वीकृति क्या होती है? विसंगत होती है। तो ये आपका हो गया 109। तो इसे कहाँ पे दिया गया है? 24 में दिया गया। अब एक कहता है 1010 में, क्या कहता है? 1010 में पढ़ो, कहता है कि संस्वीकृति एक स्वीकृति है जो किसी समय या ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई है जिस पर अपराध का आरोप है तथा जिसका कथन या सुझाव से यह अनुमानित होता है कि उसने वह अपराध किया है। ये उपरोक्त परिभाषा, तो मैंने संस्वीकृति बताया था कि संस्वीकृति की सबसे पहले परिभाषा स्टीफन महोदय ने दी थी, फिर एटिकन ने सॉरी पानी पी लो, थोड़ा वेट करना। तो एटकन महोदय ने सबसे पहले संस्वीकृति की परिभाषा दी गई थी। फिर उसके बाद पीएन स्वामी वाला जो केस आया था, पकला नारायण स्वामी वाला, उसमें एटिकन महोदय ने, स्टीफन ने सबसे पहले संस्वीकृति, उसमें एटिकन महोदय, ठीक है, एटिकन महोदय ने संस्वीकृति की कुछ चीजों को स्टीफन के एक्सेप्ट किया, कुछ को एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये परिभाषा किसकी है? स्टीफन की। अब आप आ जाओ, किसको आ जाओगे? अब आप आ जाओ सेक्शन 1111 में। क्या कहता है? संस्वीकृति की परिभाषा भारतीय साक्ष्य में दी गई है? नहीं दी गई है, ये पहले ही मैंने बता दिया गया है, ठीक है। तो मुकरी हुई संस्वीकृति, तो मुकरी हुई संस्वीकृति देखो 112 कहता है, इसमें आलोकनाथ का केस आया, याद कर लेना। मुकरी संस्वीकृति, आलोकनाथ का वाद आया है, आलोकनाथ दत्ता है वर्सेस बंगाल का। इसमें क्या बताया गया? इसमें बताया गया है कि मुकरी हुई संस्वीकृति एक कमजोर प्रकार का साक्ष्य है, ठीक है। न्यायालय को ऐसे साक्ष्य पर विश्वास नहीं करना चाहिए, उसको स्वयं समाधान करना चाहिए कि वह सत्य है कि विश्वसनीय, और उसको क्या कर लेना चाहिए? न्यायालय को पुष्टि कर लेना चाहिए, तब उसको स्वीकार करना चाहिए। और ये इसमें ये क्या है? मुकरी हुई संस्वीकृति के आधार पर दोष सिद्ध तब तक नहीं हो सकता जब तक उसका न्यायालय पुष्टि नहीं कर ले। मान लो किसी व्यक्ति ने स्वीकृति किया और वो स्वीकृति से पलट गया, तो वो उसके स्वीकृति के आधार पे उसको, मतलब न्यायालय ये नहीं, पहले उसको क्या कर लेगा? पुष्टि कर लेगा, और पुष्टि कर लिया उसके बाद वो मुकर गया, कुछ हो गया, उसके आधार पे वो उसे दोषी दे सकता है। पुष्टि लेकिन करना जरूरी है। अब अभियुक्त की संस्वीकृति असंगत एवं अग्राह्य है 113 में। कब असंगत है और कब अग्राह्य है? पढ़िए आप। कब अग्राह्य है? पुलिस की अभिरक्षा में किंतु मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में की जाने पे। तो ये असंगत है कि ग्राह्य? ये मैंने आपको पढ़ा है, याद करो। क्या कहता है? पुलिस की अभिरक्षा मतलब 26, तो ये तो सही है इतनी, किंतु अब किंतु लगा दिया, मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में किए जाने पे। तो 26 का मैंने एक अपवाद बताया था कि वो कब सुसंगत हो जाएगा? जब वो मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में करता है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा? असंगत एवं अग्राह्य पूछा, तो ये ए सही हो जाएगा, ये नहीं गलत होगा। ए असंगत, एक मतलब ए गलत, इस क्वेश्चन के हिसाब से ए गलत हो जाएगा, क्योंकि ये असंगत नहीं संगत है, और अग्राह्य नहीं, ये ग्राह्य है ए वाला।
दूसरा क्या कहता है, मजिस्ट्रेट के समक्ष की जाने पर जिसने उससे यह कहा था कि यदि उसे पूर्ण संस्वीकृति की तो उसे छोड़ दिया जाएगा। तो यानी कि ये असंगत और ग्राह्य है। मजिस्ट्रेट किसी को ये नहीं कह सकता कि अगर तुमने संस्वीकृति कर लिया तो मैं इस आधार पर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मजिस्ट्रेट ये नहीं कह सकता है। तीसरा क्या है, अभी तो बी ही सही लग रहा है, उस समय जबकि वह मत था की जाती है। तो 29 में बताया गया है कि अगर वो मत है तब भी उसकी संस्वीकृति ग्राह्य और विसंगत नहीं सुसंगत होगी। ये कौन बताता, 29 बताता है। उसके बाद डी क्या कहता है, पुलिस अभिरक्षा में यदि यह किसी तथ्य की खोज का मार्गदर्शन करती है, ये भी कहाँ है, पुष्टिकारक हो जाएगा, ये 27 में हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब आ जाओ, निम्नलिखित में से अग्र निर्णय का सिद्धांत, निम्नलिखित में से कौन सा है, अग्र निर्णय का सिद्धांत किस में है, तो प्यारेलाल भार्गव का केस है। ये याद कर लेना, जो केस मैं बता रहा हूं ये सब एग्जाम में पूछा है, और इसको प्लीज याद कर लेना। भार्गव वर्सेस राजस्थान राज्य, ये किससे संबंधित है, अग्र निर्णय के सिद्धांत पे संबंधित है। बस इतना याद कर लेना, ज्यादा कुछ मत याद करना। फिर आजा, बहुत क्वेश्चन है, अगर मैं इतना डिटेल करूंगा तो वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। कोई सुसंगत संस्वीकृति कब असंगत होती है, कब असंगत होती है, जब वह किससे की गई हो, पुलिस अधिकारी से की गई हो। ठीक है, गुप्त रखने असंगत नहीं होगी, शराब के नशे में असंगत नहीं होगी, और यह प्रवंचना द्वारा कराई गई तो भी असंगत नहीं होगी। धारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा पुलिस के समक्ष की गई संस्वीकृति ग्राह्य नहीं है, तो बताइए कौन सी धारा है, धारा 25, ये मैं बता दिया था। अपराध करने के बाद पुलिस अधिकारी के पास जाता है, संस्वीकृति करता है और अन्य सूचना देता है कि को अपराध के लिए आरोपित किया जाता है। यह संस्वीकृति क्या है, यह संस्वीकृति साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के कारण उसके विरुद्ध साबित नहीं की जा सकेगी। आगे आ जाओ आप 118 पे, हत्या के एक मामले में दोषी की पहचान होने पर, किसके, हत्या के मामले में किसका है, दोषी की पहचान होने से पहले खां ने पुलिस अधिकारी को, मतलब दोषी की पहचान होने से पहले ही खां ने पुलिस अधिकारी को संस्वीकृति पत्र लिखा। मतलब क्या लिखा, उसने पत्र लिखा। पत्र लिखे जाते समय खां पर कोई संदेह नहीं था, मतलब खां पे कोई संदेह नहीं था। सर्वाधिक उचित उत्तर को आगे विकल्पों में चुनिए। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, अब इसका अंदाजा लगाओ क्या है। ये चीजें सामान्यतः आपको लग रही हो कि यार वो पुलिस को लिख दे रहा तो यानी कि वो अग्राह्य होगा, लेकिन वो अग्राह्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अग्राह्य होगा क्योंकि वो पुलिस की अभिरक्षा में नहीं है, ना कि वह पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में। वो पत्र अपने घर बैठ के लिख रहा कि सर मैंने ये अपराध किया, ये चीजें हैं, और वो पुलिस को भेज देता। तो इस मामले में वो 119 ग्राह्य हो जाएगा। ये कौन सा केस था, सीताराम वाला केस था, जो पत्र लिख के अपनी संस्वीकृति करता है। सीताराम बनाम यूपी का केस है। अब आ जाओ, कौन सी संस्वीकृति ग्राह्य नहीं है, कौन सा, मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई ग्राह्य है, पुलिस अभिरक्षा में की गई संस्वीकृति, तो यही हो जाएगा पुलिस अभिरक्षा में। तो अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति सुसंगत होती है। कब सुसंगत होती है, जो कि उस समय की गई हो जब पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में हो तथा वह मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में की गई। ये मैं कई बार पढ़ाया हूँ, इसका कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ सेक्शन, अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 121। 121 में क्या किया गया है कि उच्चतम न्यायालय ने पुलिस हिरासत में पुलिस अधिकारी के सामने की गई अपराध स्वीकृति की अस्वीकार्यता के नियम का खुलासा करता है। ये किस केस में कहा गया था, ये कहा गया था इंद्रदयाल वाले केस में। ये भी क्वेश्चन पूछा है, किस केस में कहा गया था, इंद्रदलाल वाले केस में ये चीजें कही गई थी, वर्सेज हरियाणा राज्य। तो आपका ये हो गया, इंद्रदयाल वाला केस हो गया। अस्वीकार्यता मतलब आप नहीं समझ पा रहे हो। पुलिस अधिकारी के सामने की गई अपराध की संस्वीकृति अस्वीकार्य है क्योंकि यह विश्वसनीय नहीं है। ये किस केस में कहा गया, इंद्रदयाल वर्सेस महाराष्ट्र हरियाणा राज्य में। ठीक है, न्यायिक संस्वीकृति शब्द से क्या तात्पर्य है, मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष की गई संस्वीकृति न्यायिक संस्वीकृति कहलाता है। अब आ जाओ, मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई संस्वीकृति भारतीय साक्ष्य अधिनियम में किस धारा में है, 26 में।
मजिस्ट्रेट के सामने की गई संस्वीकृति किसमें है? 26 में। ऐसे याद करो, जितना रट पाओ उतना रटो। फिर उसके बाद आ जाओ 126, वह संस्वीकृति अग्राह्य जो अभियुक्त ने क्या किया हो, पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में रहते हुए एक डॉक्टर से अगर करता है तो भी वो क्या हो जाएगा? अग्राह्य हो जाएगा। अब आ जाओ 127 में, स्वेच्छापूर्वक की गई संस्वीकृति साक्ष्य में ग्राह्य है। कब ग्राह्य है? जब वह दंडा अधिकारी जिसकी अधिकारिता से क्षेत्र में वो आता है, यानी कंपिटेंट जूरिडिक्शन जिस मजिस्ट्रेट के पास है, कंपिटेंट जूरिडिक्शन है जिसके पास, अगर उसके सामने वो करता है तो वो क्या हो जाएगा? ग्राह्य हो जाएगा उसकी संस्वीकृति। अब आ जाओ आप धारा 26 तक का आपका हो गया। धारा 27 क्या कहता है? 130 में आ जाओ। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत क्या है? केवल वही भाग स्वीकार है जो स्पष्ट रूप से प्रमाणीकृत संबंधित, यानी कि आपने संस्वीकृति में बहुत सी बातें की, लेकिन कौन से कथन आपके सुसंगत होंगे? जिस कथन द्वारा वो पुष्टि हुआ, सामान प्राप्त हुआ, वो कथन आपका सुसंगत हो जाएगा। अब आ जाओ आप पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई संस्वीकृति किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सिद्ध नहीं की जाएगी। इस नियम का तर्क किस कारण में किया गया? किसमें किया गया? क्वीन इम्प्रेस वर्सेस बाबूलाल का वाद था, बाबूलाल का। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया तर्क कारण कथित है। इसमें कहा गया पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई संस्वीकृति किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सिद्ध नहीं की जाएगी। ये किसमें कहा गया है? क्वीन इम्प्रेस वर्सेज अब्दुल्ला में। अब जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं 132, ये क्वेश्चन खूब इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछता है। पुलिस अभिरक्षा में एक अभियुक्त थाना अधिकारी को सूचित करता है कि वह चाबी जिसके द्वारा उसने तिजोरी को खोलकर चोरी की थी उसने अपने घर के आंगन में रखी है। यह सूचना किस सीमा तक साबित की जा सकेगी? तो हाँ आ जाओ कहां तक? ये बाबूलाल वाला केस, बाबूलाल वाला हो गया 130। अभी जो मैंने बताया ना चाबी, तो फिर से पढ़ लो ये। पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त थाना अधिकारी को सूचित करता है कि वह चाबी जिसके द्वारा उसने तिजोरी को खोलकर चोरी की उसने अपने घर के आंगन में रखी। यह सूचना किस सीमा तक साबित किया जा सकता है? अब किस सीमा तक साबित किया जाता है? चोरी का अपराध कारित करता है, तिजोरी का ताला खोलने का, तिजोरी का ताला खोलकर चोरी करने का साक्ष्य नष्ट करना, चाबी को घर के आंगन में रखना। तो मैंने आपको बताया केवल उतना चीज जितने से उसकी पुष्टि होती है, तो चाबी को घर के आंगन में रखने के लिए बस उसको वो किया जाएगा। अब आ जाओ आप अगले क्वेश्चन में। ये खूब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी। किस धारा में? धारा 27 इस अधिनियम की 24, 25, 26 का अपवाद है। किस केस में कहा गया है कि धारा 27 जो किसका 24, 25 और 26 का क्या है? अपवाद। ये किस केस में है? इनायतुल्लाह। ये याद कर लेना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र राज्य। अपवाद वाला किस में है? इनायतुल्लाह के केस में है, इनायतुल्लाह का केस है। अब आप आ जाओ 135 पे। 135 क्या कहता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 27 की उपयोगिता विशेष परिस्थितियों में पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त द्वारा छिपाई गई अपराध से संबंधित वस्तु की जानकारी प्राप्त होने पर और उसके निर्देशन के अनुसार उससे प्राप्त किया जाना जिससे अपराध से संबंधित हथियार, कपड़े, आभूषण, मृतक या शव आदि का समावेश होता है। उक्त आशय न्याय सिद्धांत प्रतिपादित किया गया पुल्ली कोटैया में। तो यानी कि क्या कहता है पुल्ली कोटैया के बाद में कि जानकारी जिससे प्राप्त होना, जानकारी के अनुसार
जानकारी के अनुसार प्लस उसके निर्देशन, कौन जो कथन कर रहा उसके निर्देशन के अनुसार क्या करता है, उसके बताए हुआ मतलब उसने जो जानकारी दी है, उसने जो डायरेक्शन दिया उसके अनुसार क्या हथियार या कपड़ा या आभूषण प्राप्त हुआ तो वो सुसंगत हो जाएगा। ये किस केस में बताया गया है, ये किस केस में बताया गया, ये केस है आपका पुलरी कोटैया का वाद है, कोटैया वर्सेज एम्परर। इसमें क्या बताया गया, इसमें आशय का न्याय सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है, आशय का न्याय सिद्धांत ये पुलरी कोटैया में, ये याद कर लेना इतना आपका। अब आप आ जाओ नया, किस प्रकरण में धारा 27 को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया गया है। अब आ जाओ, ये खूब इंपॉर्टेंट है, जितनी बार इस सेक्शन को, इस केस को पढ़ लो खूब पूछता। संवैधानिकता के आधार पे दो केसेस है, एक है तुम्हारा देवमन उपाध्याय, यही हम दोनों बता दे रहे हैं, उपाध्याय, और एक है आपका काठी कालू। तो इसको संवैधानिकता किस आर्टिकल के आधार पे, इसमें आर्टिकल 14 के आधार पे इसको क्या बोलते हैं, न्यायालय में चुनौती दिया गया था, और काठी कालू में आर्टिकल 20(2) के आधार पे चुनौती दिया गया था। तो देवमन उपाध्याय और काली काठू ये दोनों उसकी संवैधानिकता से संबंधित हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें याद कर लेना आप। फिर उसके बाद आ जाओ आप एक केस, और पुलिस अभिरक्षा में ए बी की हत्या कारित करने के अपराध की संस्वीकृति करते हुए स्वैच्छिक कथन करता है कि उसने अपराध में प्रयुक्त हथियार अपने घर के पीछे छिपाया था, उसकी सूचना और निशानदेही पर हथियार बरामद किया जाता। उक्त के संबंध में वृद्ध के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये आप कर लेना। अब इसके बाद आ जाओ 20(3), वो काठी कालू वाला, सॉरी 20(2) नहीं है, 20(3) है, हमसे गलती हो गई, अरे यार। जो काठी कालू वाला जो केस है, स्टेट ऑफ बॉम्बे, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, वो मुझसे गलत हो गया था, आप बॉम्बे वर्सेज काठी कालू। ये जो काठी कालू है, ये आर्टिकल 20(3) के आधार पे इसको चुनौती दी गई थी कि ये 20(3) का उल्लंघन करता है। तो ये किस वाद में बताया गया था, काठी कालू के वाद में, और देवमन उपाध्याय के वाद किसमें, आर्टिकल 14, 50 बार याद कर लो, 14 के आधार पे चुनौती दी गई थी, और इसमें काठी कालू में बताया था 20(3) का वो उल्लंघन करता है, इतना याद कर लो भैया। अब आ जाओ 144, उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि किसी व्यक्ति को अपने नमूने लिखावट देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये केस आ जाओ, क्या नमूने और लिखावट के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, और ये क्या संविधान 20(3) के अंतर्गत गवाही देने के लिए विवश भी नहीं किया जाएगा। ये किस केस में कहा गया, ये भी इसी में कहा गया, काठी कालू वाले में, काठी कालू में कहा गया है। अब आ जाओ, अभियुक्त से स्वेच्छा से क्या होता है, स्वेच्छा से सहमति से ही आप क्या कराओगे, ब्रेन मैपिंग, इसी में आ जाता है सब, ब्रेन मैपिंग, और क्या नार्को टेस्ट जो आप कराते हो वो क्या होगा, सहमति से अभियुक्त के होगा, नहीं तो वो मान्य नहीं होगा। ये कौन से 27 है, 27 है सेक्शन, कि कहाँ बताता है कि सहमति से कराओगे। इस पे एक केस आया है, सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य, ये याद कर लेना, सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य पे। अब आप आ जाओ नेक्स्ट पे, क्या है, पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य, निम्नलिखित में से किससे, ये मैंने पढ़ाया है इसके पहले वाले, संस्वीकृति से संबंधित है, 50 बार ये बताया था।
फिर उसके बाद आ जाओ, किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि न्यायालय के लिए आवश्यक है कि वह किसी संस्वीकृति को पूर्ण रूप से स्वीकार करे। वह ऐसा नहीं कर सकता कि अधियोग हिस्से को स्वीकार कर ले और निर्दोष कर। ये भी मैंने बताया है पलविंदर कौर के बाद में, दोनों निर्दोषिता और दोषिता को एक साथ लिख के और डिवाइड करके मैंने बताया है। फिर आंसुओं का वाद भी मैंने, आंसुओं का वाद मैंने साथ छोड़ दिया, आंख के आंसुओं का वाद, आंसुओं का, आंसुओं के साक्ष्य के आधार पर निर्णय हुआ। ये किस में बताया गया? ये भी पलविंदर कौर वाले मामले में है। ठीक है, इतनी चीजें हो गई। अन्वेषण अधिकारी द्वारा साक्षी के परीक्षण में विलंब अपने आप में अभियोजन के वृत्तांत को संदेहास्पद नहीं बनाता। मतलब कोई अधिकारी अगर अन्वेषण में विलंब कर रहा तो संदेह नहीं पैदा करता, लेकिन अधिकारी से उसका कारण पूछना पड़ेगा। ये किस केस में कहा गया? उत्तर प्रदेश बनाम सतीश में कहा गया है। अब आप आ जाओ, गुप्त रखने के वचन के अधीन प्राप्त जानकारी के प्रवंचना के परिणाम स्वरूप इस बात की जानकारी दिए बिना कि संस्वीकृति का साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जाना सुसंगत है। किस धारा में? धारा 29। गुप्त तुरंत 29 मार देना। अब आ जाओ, स्वयं से बात करके भी संस्वीकृति हो सकती है। स्वयं, जो मैं लिख रहा हूं इंपॉर्टेंट है पीटी के लिए, ये मत सुना फर्जी में है। स्वयं से बात करके भी संस्वीकृति हो सकती है। ये किस केस में कहा गया है? साहू वर्सेज यूपी में, स्टेट ऑफ यूपी में। किस केस में? साहू वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी में बताया गया। अब आप आ जाओ, जब कोई संस्वीकृति, नेक्स्ट क्वेश्चन पे 168 पे, जब कोई संस्वीकृति सुसंगत हो तो भी किन परिस्थितियों में यह असंगत हो जाएगी? अब देखो, पढ़ो कैसे हो जाएगी असंगत। जब ऐसे प्रश्नों के उत्तर में की गई है जिनका उत्तर देने के आवश्यक नहीं है। देखो इसमें ये चीजें मैंने आपको बताई। गुप्त रखने के वजह से सुसंगत हो तब किन परिस्थितियों में असंगत हो जाती है, इसमें कोई कंडीशन नहीं। शराब के नशे में 29 आ जाएगा, गुप्त रखने के वचन 29 आ जाएगा, उत्तर में भी 29 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन छोड़ दो, कोई मतलब नहीं। अब आ जाओ, एक केस है यूपी उत्तर प्रदेश बनाम सिंघाड़ा सिंह। ये खूब इंपॉर्टेंट है, ये भी याद कर लेना। जो केस लिखा रहा हूं भैया प्लीज, सिंघाड़ा सिंह, ये खूब इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा है। इसमें क्या कहा गया है कि संस्वीकृति लिखने से पहले मजिस्ट्रेट को चाहिए कि अभियुक्त को चेतावनी दे कि वह संस्वीकृति, यानी कि मजिस्ट्रेट क्या करे? मजिस्ट्रेट चेतावनी दे, ये बताया गया इसमें। और संस्वीकृति करने के लिए वो बाध्य नहीं है, ये बताए। और ये बताए कि वो जो संस्वीकृति कर रहा है वो साक्ष्य में प्रयोग हो सकता है। तो ये किस में बताया? उत्तर प्रदेश वर्सेस सिंघाड़ा सिंह के बाद में बताया गया कि मजिस्ट्रेट संस्वीकृति लिखने से पहले अभियुक्त को ये बताए कि क्या बोलते हैं, उसको चेतावनी दे। क्या चेतावनी दे? कि वो संस्वीकृति करने के लिए बाध्य नहीं है। अगर वो संस्वीकृति कर रहा है तो उसकी संस्वीकृति साक्ष्य के रूप में प्रयोग की जा सकती है। अब आ जाओ, एक क्वेश्चन और, न्यायकेतर संस्वीकृति का प्रावधान निम्न में से किस में किया गया है? न्यायालय से बाहर। तो न्यायालय से बाहर संस्वीकृति का प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 29 में किया गया है। किस में किया गया? 29 में, याद कर लेना ये। अब आ जाओ आप, साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 के अधीन एक अभियुक्त की संस्वीकृति सह अभियुक्त के विरुद्ध में प्रयुक्त की जा सकती है, हो सकती है, केवल संपोषक साक्ष्य के रूप में हो सकती है। कैसे? केवल संपोषक साक्ष्य के रूप में प्रयोग हो सकती है। अभियुक्त का द्वारा की गई संस्वीकृति केवल उसके विरुद्ध ही सुसंगत है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन से नियम, ये नियम का अपवाद कौन सी धारा? धारा 30 है।
सामान्य नियम ये है कि अभियुक्त की संस्वीकृति उसी के लिए मान्य होगी, उसी के लिए सुसंगत होगी। लेकिन वो धारा 30 की अगर कंडीशन पूरी कर देता है तो अगर अभियुक्त संस्वीकृति करता है तो उसके साथ जो जिनका ट्रायल चलता है उनके खिलाफ भी उस संस्वीकृति का प्रयोग किया जा सकता है। अब आप आ जाओ, ये अब आ गया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इलस्ट्रेशन है जो मैंने 30 में आपको नहीं पढ़ाया था, वो यहाँ पढ़ा रहा हूँ। का और खा और गा की हत्या के लिए संयुक्त विचारण किया जा रहा है। विचारण के दौरान का ने कहा खा और मैंने गा की हत्या की है। खा के विरुद्ध इस साक्ष्य की प्रकृति क्या होगी? संपोषक साक्ष्य होगी। ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। 178 जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ लेना, खूब इलस्ट्रेशन पूछता है। इसी में एक और आ जाओ कि का की हत्या के लिए खा का विचारण हो रहा है। गा ने कथन किया कि खा तथा गा ने मिलकर का की हत्या की है। न्यायालय ने खा ने कथन किया कि खा तथा गा ने मिलकर का की हत्या की। इस स्थिति में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गा की अपराध की स्वीकृति खा के विरुद्ध विचारण में किया जा सकता है, ये भी मैं बताया हूँ, खा वाला इलस्ट्रेशन बताया हूँ, उसको देख लेना। आई होप इतना हो गया होगा आपका। एक और केस पूछा है संस्वीकृति, ये खूब इंपॉर्टेंट। संस्वीकृति बहुत कमजोर प्रकार का साक्ष्य है और इस प्रकार की संस्वीकृति दोष सिद्ध का आधार नहीं बन सकती। ये किसमें कहा गया? कश्मीरा सिंह के बाद में। कश्मीरा सिंह वर्सेज मध्य प्रदेश MP। इसमें क्या कहा गया है? संस्वीकृति क्या है? कमजोर है, कमजोर साक्ष्य है, कमजोर साक्ष्य प्रकार का है और ये संस्वीकृति दोष सिद्ध का आधार नहीं हो सकता, आधार दोष सिद्ध का नहीं हो सकता। क्या क्या बताया? ये एक कमजोर साक्ष्य है संस्वीकृति और यह दोष सिद्ध का आधार नहीं हो सकता। कश्मीरा सिंह वर्सेज MP राज्य में क्या बताया? यह एक कमजोर प्रकार का साक्ष्य है और यह दोष सिद्ध का आधार नहीं हो सकता है। आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। ओके, थैंक यू।